जादुई हरा धनिया। एक बार की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे। रामू व्यवहार में बहुत ही सीधा था और श्यामू और उसकी पत्नी सुमन उतने ही चालाक थे। सुनो जी, मुझे तो लगता है पिताजी के पास ना अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यही समय है, आप उनसे ना जमीन जायदाद की बात कर लीजिए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। चलो उनसे चलकर बात करते हैं। रामू और उसकी पत्नी मीना पिताजी की सेवा कर रहे थे क्योंकि उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पिताजी, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। मुझे आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। लगता है अब मेरा समय बहुत नजदीक है। ऐसा मत बोलिए पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। पिताजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो जो हमारे खेत हैं, आपके जाने के बाद किसको कितना हिस्सा मिलेगा, मतलब पता तो होना चाहिए ना पिताजी। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और आप ये सब बातें लेकर बैठ गए हो। क्या ये बात करने का सही समय है? अरे नहीं रामू, श्यामू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे पास 5 बीघा जमीन है। वो तुम दोनों आधी आधी जमीन आपस में बांट लेना। और रामू, श्यामू तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हें इसकी सारी बातें माननी है। दोनों भाई प्यार से साथ में रहना। कभी भी तुम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। रामू के पिताजी कुछ देर के बाद अपना दम तोड़ देते हैं। रामू और उसकी पत्नी अपने पिता को देखकर खूब रोते हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद ही श्यामू अपने भाई रामू के साथ जमीन का बंटवारा कर लेता है। अरे रामू, मैंने ये लकीर खींच दी है। इस लकीर के उधर तेरी जमीन है और इस लकीर के इधर सारी मेरी जमीन है, और तू इस पर आराम से खेती करना। भैया, मगर ये तो बहुत कम है और ये जमीन का हिस्सा तो उपजाऊ भी नहीं है। ये तो गलत है ना भैया? अरे कैसी बातें कर रहा है? हमारे पिताजी भी तो सारी जमीन पर खेती करते थे। उपजाऊ नहीं है तो क्या हुआ, उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। वैसे भी तुम्हें याद है ना पिताजी ने क्या कहा था? तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। श्यामू चालाकी से खेत के लिए सारी जमीन अपने पास रख लेता है और जमीन का कुछ हिस्सा रामू के नाम कर देता है। आपके बड़े भाई आपके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। भला इस बंजर जमीन पर हम कैसे खेती करेंगे जी? मीना, तुम ही बताओ मैं क्या करता। पिताजी आखिरी समय कहते हुए गए थे कि मुझे अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पिताजी की बात का मान न रहता। आप कितने अच्छे इंसान हो, अपने पिताजी की बात रखने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और मीना, तुम चिंता मत करो, वो जमीन पर मैं काम करके उस जमीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। हाँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले दिन रामू और मीना अपने खेत पर पहुंचते हैं। खेत की पूरी मिट्टी बंजर थी। रामू और मीना मिलके खेत को जोतने लगते हैं। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घर लौट जाते हैं। घर आते ही मीना खाना बनाती है और वो दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सुनो जी, कुछ दिन की बात और है ना, फिर हमारे खेत भी उपजाऊ हो जाएंगे और हम भी उन पर खेती कर सकेंगे। हाँ मीना, उम्मीद तो यही है। वो दोनों इतने थके हुए थे कि बात करते करते वो कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। अगले दिन वो फिर से खेत को जोतने के लिए चले जाते हैं। अब जाकर ये जमीन थोड़ी ठीक लग रही है। बस पानी के ट्यूबवेल से खेत में पानी आने का रास्ता बना देता हूँ। रामू पानी के ट्यूबवेल से पूरे खेत में पानी आने का रास्ता बना देता है। पूरे खेत में पानी का रास्ता बनाने के बाद रामू ट्यूबवेल को खोल देता है और पूरे खेत में पानी आने लगता है। मीना, बस अब हम कुछ ही दिनों में बीज बो सकेंगे अपने खेतों में।
हाँ जी, अब लग रहा है हमारे खेतों में जल्द ही फसल उगेगी। उनकी इतने दिन की मेहनत के बाद अब उनकी जमीन उपजाऊ लगने लगी थी। रामू बाजार से बीज लेकर आता है। जब रामू घर आता है तो देखता है कि मीना की तबीयत बहुत खराब थी। अरे मीना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मगर मेरे पास जो पैसे थे, उन पैसों से तो मैंने बीज खरीद लिए हैं। अरे, आप यूं ही चिंता कर रहे हो। मैं आराम करूंगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके। इसलिए वो अपने बड़े भाई श्यामू से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भैया, मीना की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे 1 महीने में लौटा दूंगा। अरे ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मगर इस पैसों पर मैं ब्याज लूंगा। मैं तुझे 5,000 रुपए दे देता हूँ। मुझे 1 महीने के बाद ब्याज सहित पूरे 7,000 रुपए चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हर महीने ब्याज बढ़ता रहेगा। क्या भैया, इतना ज्यादा ब्याज? अरे तुझे लेने हैं तो ले, वरना मत ले। रामू अपने भैया से पैसे ले लेता है और उन पैसों से मीना को डॉक्टर को दिखाकर लेकर आता है। कुछ ही दिनों में मीना डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाती है। रामू खेत में बीज डालने जा रहा था, तभी पीछे से मीना रामू को आवाज देकर रोकती है। रुकिए जी, पिताजी का कमरा साफ करते वक्त उनके बक्से से मुझे ये थैले में धनिया के बीज मिले हैं, इनको भी खेत में डाल देना। रामू मीना से वो धनिया के बीज ले लेता है और अपने खेतों में चला जाता है। खेत पर आते ही रामू खेतों में बीज बोने लगता है। पहले वो बाजार से जो बीज लाया था वो सारे खेत में बो देता है। फिर जो मीना ने बीज दिए थे उनमें से भी कुछ बीज खेतों में डाल देता है। जब रामू पूरे खेत में बीज बो देता है तो शाम को वो अपने घर लौट जाता है। अगले दिन रामू अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में फसल लहरा रही थी। रामू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अरे ये क्या, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये सच है? मैंने कल ही तो बीज बोए थे और आज फसल इतनी बड़ी भी हो गई। रामू ये देखकर बहुत खुश हो गया और वो अपनी फसल की कटाई शुरू कर देता है। चलो, पूरी फसल की कटाई तो हो गई, बस अब धनिया भी काट लेता हूँ। इन्हें भी कल सुबह बाजार में बेचकर आ जाऊंगा। रामू शाम को वापस अपने घर लौट जाता है। जब वो मीना को ये बात बताता है तो मीना भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह बाजार जाने के लिए जब रामू उठता है तो देखता है कि जो हरा धनिया उसने बाजार में बेचने के लिए काटा था वो हरा धनिया एक सोने में बदल गया था। ये देखकर रामू दंग रह जाता है। मीना, जल्दी आओ, अरे यहाँ देखो, ये क्या है? मीना, मुझे अब समझ आया कि हमारी एक ही दिन में फसल कैसे उग गई। ये सब जादुई हरे धनिये का कमाल है। जो बीज तुमने मुझे दिए थे वो जादुई बीज थे, उन्हीं की वजह से हमारी फसल जल्दी उग गई। और देखो ना, ये हरा धनिया जो मैं खेत से लाया था ये सोने में बदल गया है। हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, ये सच में जादुई हरा धनिया है। ये तो सच में चमत्कार हो गया है। बस तब से रामू पूरे खेत में हरे धनिया की खेती करने लगा और वो हरा धनिया काटने के बाद जब अपने घर लाता तो वो हरा धनिया सोने में बदल जाता और फिर रामू उस सोने को सुनार के पास लाकर बेच देता। रामू के घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे थे। रामू ने जो पैसे अपने बड़े भाई श्यामू से उधार ले रखे थे वो पैसे रामू ब्याज सहित उसे लौटा कर आता है। ऐसा करते करते रामू ने आसपास के कई खेत खरीद लिए और उनका कच्चा घर भी अब पक्के घर में बदल जाता है। इस तरह जादुई हरे धनिये की वजह से रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया था।
हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीना के साथ रामपुर गांव में एक छोटे से घर में रहता था। हरिया दूसरों के खेतों में काम करके अपने बचे हुए समय में फल बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। हरिया का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम श्यामू था। वो बहुत ही चालाक और घमंडी इंसान था। वैसे तो हरिया एक अच्छे खानदान से था, उनके पास ढेर सारी संपत्ति भी थी, मगर हरिया के पिता का देहांत होने के बाद उसके बड़े भाई श्यामू ने चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम करा ली और जमीन के नाम पर एक छोटा सा घर हरिया के नाम कर दिया। हरिया के पास भले ही इतने पैसे ना हो, मगर वो दिल का बहुत ही नेक व्यक्ति था। अगर उसे रास्ते में कोई भूखा या असहाय व्यक्ति मिलता था तो वो अपना खाना भी उसे खिला देता था। एक दिन हरिया खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का एक आदमी भागा भागा हरिया के पास आता है। अरे हरिया भाई, जल्दी चलो, भाभी की तबीयत बहुत खराब है। मगर क्या हुआ, मुझे कोई सही से कुछ बताएगा? भाभी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो छत से गिर गई हैं। हम सबने मिलकर उन्हें गांव के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये सुनकर हरिया घबरा जाता है और तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? सर पर चोट लगने की वजह से उनका काफी खून बह चुका है और चोट भी काफी गहरी है। उन्हें बस अब ऑपरेशन से ही बचाया जा सकता है। ऑपरेशन की फीस 2 लाख रुपए है। फीस जमा होने के बाद ही हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हरिया ऑपरेशन की फीस सुन के चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने के बाद वो डॉक्टर को जवाब देता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। हरिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा सके। वो गांव में अपने जानने वालों के घर मदद मांगने जाता है, मगर वहां से भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। आखिर में वो थक हार कर अपने बड़े भाई श्यामू के घर जाता है। भैया, रीना की हालत बहुत खराब है। वो अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर ने कहा है अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो हम उसे नहीं बचा सकते और ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख रुपए है। अरे तेरी पत्नी बीमार है तो मैं क्या करूं? अच्छा है एक सदस्य कम हो जाएगा, तू 2 वक्त की रोटी तो आराम से खा पाएगा। ऐसा मत बोलो भैया, वो मेरी पत्नी है। आप बस मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। श्यामू अपने मन ही मन में कुछ सोचने के बाद हरिया से बोलता है, ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तुझे अपने घर के कागजात मेरे पास गिरवी रखकर जाने होंगे और 5 महीने के अंदर मुझे मेरे सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो ये तेरा घर मेरे नाम हो जाएगा। श्यामू बहुत ही चालाक था। उसे पता था कि इतने कम समय में हरिया पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगा और वो कुछ बिना करे ही हरिया का घर श्यामू के नाम हो जाएगा। हरिया बिना कुछ सोचे अपने भाई श्यामू की बात के लिए मान जाता है। फिर उसका बड़ा भाई श्यामू उसे ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए दे देता है और उन पैसों से हरिया अपनी पत्नी रीना का ऑपरेशन करा देता है। ऑपरेशन के बाद रीना ठीक हो जाती है और कुछ ही दिनों में हरिया उसे घर ले आता है। रीना तो ठीक हो गई थी, मगर हरिया की असली चिंता तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि 5 महीने में 1 हफ्ता बीत चुका था। हरिया दिन रात मेहनत करके, लोगों के घरों में काम करके, मजदूरी और फल बेचकर जगह जगह से पैसे बटोर रहा था। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। हरिया ने दिन रात काम किया, मगर वो अब तक इतने पैसे नहीं जुटा पाया था।
रीना को हरिया को देखकर चिंता हो रही थी कि वो इतने कम समय में इतने सारे पैसे कैसे जुटा पाएगा। इसलिए वो भी दूसरों के घर में काम करके पैसे जोड़ने में हरिया की मदद करती है। देखते ही देखते 5 महीने बीत गए और हरिया अब भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। कल बड़े भैया पैसे लेने आएंगे। अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमारे घर से हमें बाहर निकाल देंगे। रीना मंदिर में प्रार्थना कर ही रही थी कि प्रार्थना करते करते उसकी आंख लग जाती है और सपने में उसके सामने देवी माँ दर्शन देती है। उठो रीना, उठो। तभी रीना की आंख खुल जाती है और देवी माँ को देखकर वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। लो रीना, ये अनानास लो। ये कोई आम अनानास नहीं है, बल्कि ये एक जादुई अनानास है। अगर तुम इस जादुई अनानास को काटोगी तो तुम्हारे सामने ढेर सारे अनानास आ जाएंगे और उन अनानास में से भी कोई दूसरा अनानास काटोगी तो और ज्यादा। मगर ध्यान रहे, इस जादुई अनानास के सामने ही ऐसा हो पाएगा। इस जादुई अनानास को तुम्हें संभाल कर रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति जादुई अनानास को दोबारा काटने की कोशिश करेगा तो ये अनानास राख हो जाएगा और वह व्यक्ति भी हमेशा के लिए चल फिर नहीं सकेगा। तभी कुछ देर के बाद रीना की आंख खुल जाती है। रीना को लगा शायद ये कोई सपना होगा, मगर जब उसने अपने सामने वही अनानास देखा जो देवी माँ ने उसे दिया था तो वो ये देखकर चौंक जाती है। वो सारी बात हरिया को बताती है। हरिया को रीना की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रीना हरिया को विश्वास दिलाने के लिए चाकू से उस जादुई अनानास का छोटा सा टुकड़ा काटती है और एक टुकड़ा काटते ही उनके सामने ढेर सारे अनानास आ जाते हैं। रीना, ये तो सही में चमत्कार हो गया। इसका मतलब सही में तुम्हारे सपने में देवी माँ आई थी और प्रसाद के रूप में उन्होंने तुम्हें ये जादुई अनानास दिया। देखा देखा, मैं तुम्हें कहता था ना कि ऊपर वाला सब देखता है और वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। एक दिन में ही जादुई अनानास की मदद से हरिया ढेर सारे अनानास इकट्ठा कर लेता है और उन अनानासों को मंडी में बेचकर अपने पैसों का इंतजाम कर लेता है। जब हरिया अपने बड़े भाई श्यामू को पैसे जाकर लौटाता है तो उसका भाई ये देखकर चौंक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हरिया इतने कम समय में पैसों का इंतजाम कैसे कर सकता है। उस जादुई अनानास की मदद से धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधरने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। हरिया और रीना अब बहुत खुश थे। उनका जीवन अब पहले की तरह नहीं रहा था। गांव वालों के लिए उन्होंने मुफ्त सेवा वाला अस्पताल भी बनवा दिया। अपने छोटे भाई की तरक्की को देखकर पूरे गांव में उसकी चर्चा सुनकर श्यामू बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि उसकी तरक्की से वो चिढ़ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतनी जल्दी अमीर कैसे बन सकता है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। श्यामू दिन रात हरिया और उसकी पत्नी पर नजर रखने लगा। एक दिन वो खिड़की से हरिया और रीना की बात सुन लेता है और उसे उस जादुई अनानास के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, तो पहले से ही गड़बड़ तो मुझे लग ही रही थी और अब ये बात सच भी हो गई। हरिया को अमीर बनाने के पीछे इस जादुई अनानास का हाथ है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। एक दिन जब हरिया और रीना घर पर नहीं थे तो श्यामू चालाकी से उनके घर में घुस जाता है और वो जादुई अनानास चुरा लेता है
और उसे अपने घर ले आता है। घर आते ही जैसे ही श्यामू चाकू से उस जादुई अनानास को काटता है तो वो अनानास एक राख में बदल जाता है और श्यामू का पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसे लकवा मार जाता है। श्यामू जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां केशव और सोनू दो भाई रहा करते थे। उनके पापा के पास अच्छे खासे खेत थे और अच्छी फसल हुआ करती थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद उनके पापा को कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। कुछ दिन दोनों भाइयों ने शोक मनाया और फिर सीधा खेत के बंटवारे पर आ गए। केशव बड़ा भाई था, इसलिए उसने सोनू को खेत का जरा सा टुकड़ा दिया, वो भी टमाटर की खेती का, क्योंकि वो जानता था कि टमाटर में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उनकी काफी देखभाल भी करनी होती है। केशव की पत्नी बोलती है, अजी आपने ना बिल्कुल सही किया, वो देवर जी को टमाटर वाला खेत दे दिया और हमारे पास ज्यादा जमीन आ गई। अब आगे जाकर ये जमीन हमारे बच्चों के काम आएगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने उसे वो कम जमीन दी है और वो भी टमाटर वाला खेत जिसमें मेहनत दोगुनी होती है, बाजार में इतना मुनाफा भी नहीं होता। सोनू छोटा था और वो अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। उससे बिना कोई सवाल जवाब किए उसने टमाटर की खेती ले ली। अब उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आपने भाई साहब को कुछ बोला क्यों नहीं और आपने वो टमाटर वाला खेत क्यों लिया? कोई बात नहीं, खेती तो खेती होती है, चाहे टमाटर की हो या फिर किसी और चीज की, मेहनत सब जगह लगती है। सोनू मेहनती था, वहीं केशव को बस बैठकर खाने की आदत थी। उसके खेत भी कोई और संभाल रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनू अपने खेतों पर इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। सोनू के घर पर अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, इसलिए वो अपने भाई से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भाई, मेरी फसल में मुनाफा नहीं हो रहा है, हालात भी काफी खराब चल रहे हैं। तुम कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं कहाँ से दूं? मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, घर में खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पर भाई, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हो रही थी और मंडी में दाम भी अच्छे मिल रहे थे, फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बस भाई, बहुत हुआ, मैंने इतनी मेहनत, इतने पैसे तेरे लिए थोड़े ही रखे हुए हैं। भाई, अब हमारे खेत अलग है, इसलिए अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। सोनू को बहुत दुख हुआ कि उसका सगा भाई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर सोनू ने अपने टमाटर के खेतों में थोड़ी और मेहनत करनी शुरू कर दी, पर सोनू को कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। अब उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो ना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पूरे दिन धूप में मेहनत करते रहते हो। क्या तबीयत का ध्यान रखूं? अभी तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी और बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करते हो, सब सही हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर एक दिन सोनू खेत में काम कर रहा था और एक बाघ उसके खेत में दौड़ते हुए अचानक से आ गया। उसे देखकर सोनू बहुत डर गया और पीछे हटने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और अभी एक नई मुसीबत मेरे सामने आ गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, मेरी रक्षा करो। बाघ सोनू को कुछ नहीं कह रहा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। सोनू डरते हुए पीछे हट रहा था। तब बाघ तेजी से सोनू के पास आ गया और बैठ गया और बोलने लगा, डरो मत सोनू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे, ये क्या चमत्कार है, ये बाघ कैसे बोल रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पूरे जंगल में कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को है तो दे दो।
सोनू ने अपने घर के लिए कुछ टमाटर टोकरी में रखे हुए थे ताकि वो उनसे अपने घर जाकर उसकी चटनी बनवाकर खा सके। फिर सोनू मन ही मन सोचता है, अरे मेरे खेतों में तो आज थोड़े से ही टमाटर लगे हैं, वही मैंने अपने घर के लिए भी रखे हैं, मगर ये बेचारा बाघ तो भूखा है, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। वो सारे टमाटर बाघ को खाने के लिए दे देता है। तब बाघ बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, मैं जानता हूँ तुमने ये टमाटर अपने घर के लिए रखे हुए थे और तुमने वही मुझे दे दिए। अरे बोलने वाले बाघ, तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? तभी वो बाघ एक विशाल बाघ का रूप ले लेता है। उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। मैं माँ दुर्गा का चमत्कारी बाघ हूँ, मैंने तुम्हारे मन की बात सुन ली, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, पर तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे कुछ बदले में चाहिए था, ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने ऐसा किया। सोनू, तुम्हारे हालात इतने खराब हैं तब भी तुम सबकी मदद करते हो, यहाँ तक कि कुछ समय पहले तुमने एक गर्भवती बकरी की मदद की थी। इसलिए ही मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम्हारे टमाटर के खेत हमेशा भरे रहेंगे और हमेशा इन पर टमाटर लगेंगे। तुम्हें कभी भी अब खाने की कमी नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। चमत्कारी बाघ ये कहकर वहां से गायब हो जाता है। तभी सोनू के टमाटर के खेत अचानक से ही अच्छे हो गए और उसकी बेकार फसल अब दोगुनी हो गई। पूरे खेत में एकदम ताजे लाल टमाटर लगे हुए थे और फिर सोनू सारे ताजा ताजा टमाटर बाजार में बेच देता है। फिर अपने घर के लिए राशन और ताजे टमाटर लेकर जाता है और घर पर स्वादिष्ट खाना बनवाता है और फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी, आपकी मेहनत को देखकर ना भगवान जी ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं, मुझे आप पर गर्व है। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी और बच्चों की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो हमारा मुसीबत का समय नहीं कटता। फिर सोनू ने टमाटर सूप की कंपनी में अपने खेत के टमाटर को सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद सोनू का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। ये सब देखकर उसका भाई उससे जलने लगा और उसकी फसल खराब करने का प्लान बनाने लगा। आखिर ये सोनू इतने पैसे कैसे कमा रहा है? अगर मैं इसके टमाटर की खेती को ही नष्ट कर दूं, फिर ये पहले जैसा ही कंगाल हो जाएगा। केशव ऐसा ही करता है, मगर उसका नतीजा उल्टा हुआ। उसकी खुद की फसल खराब हो गई और वो अपने भाई के घर गया। सोनू भाई, मुझे माफ कर दे, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सारी फसल खराब हो गई, मेरी थोड़ी मदद कर दे भाई। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, सब आप ही का तो है। भाई, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मेरी मदद करने के लिए हाँ कह रहा है, तू तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। सोनू की ये बातें सुनकर उसके भाई को अपने किए का पछतावा होता है। सोनू अपने भाई की मदद करता है और दोनों भाई अच्छे से मिलजुल कर अपने जादुई टमाटर के खेत से अच्छा मुनाफा कमाते थे। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।